चौथे दिन के तकनीकी सत्र द्वादश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विगत कई वर्षों से हम ये सारे कार्यक्रम आयोजित हमारा केंद्र करा रहा है और जो लोग अवगत हैं हमारे से, हमारी कार्यप्रणाली से, वो ये सब जानते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को महारत होती है उसी प्रतिष्ठित और विषय विख्यात व्यक्ति को हमारे इस मंच तक लाने में हमारी कार्यशाला समन्वयिका एवं हमारी योजना अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी अपना पूरा जो है योगदान देती हैं और अपना भरसक प्रयास करती हैं, भागीरथ प्रयत्न करती हैं। उसके लिए उनका आभार। इसी श्रृंखला में आज के इस सत्र में हमारे साथ हमारा जो सत्र है वो आयोजित किया गया है कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ई रिसोर्सेज के संदर्भ में, और इसी विषय के हमारी जो आज की विषय विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर जूपी गोगोई जी हैं, जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और आपका जो प्रिय विषय, पसंदीदा विषय या ये कहीं आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो आईपीआर ही है, इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉज रिलेटेड टू देम। इसी संदर्भ में हमारी जो आज की जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित की गई हैं माननीय परियोजना अध्यक्षा जी द्वारा। मैं इसके लिए हमारी माननीय परियोजना अध्यक्षा जी का आभार करता हूं और डॉक्टर जूपी गोगोई जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे इस कार्यक्रम में अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करने के लिए जो है समय दिया। डॉक्टर जूपी गोगोई जी भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से एलएलएम हैं और उनका वहां पर भी स्पेशलाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स लॉ रहा है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। आपने 6 वर्षों तक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में जो है कार्य किया है। उसके पश्चात 2018 से आप फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आपके द्वारा एक ब्लॉग भी जो है चलाया जाता है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मामले में काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध है, स्पाइसी आईपी। आपने आईपी से रिलेटेड एक बुक भी जो है संपादित की है 2018 में और आप इस क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे सभी प्रतिभागी आपके इस विशिष्ट ज्ञान से लाभान्वित हों, इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ई रिसोर्सेज के संदर्भ में अपनी ज्ञान क्षमता से हमारा जो है हमारा ज्ञान संवर्धन करें। डॉक्टर जूपी गोगोई जी, I request you please enlighten us regarding your knowledge with respect to copyright and licenses with respect to e-resources. Dr. Jupy Gogoi ji. Good afternoon to the entire organizing team, Professor Amita ma'am, other faculty members. I thank you so much for this opportunity for providing me a platform to share my thoughts on copyright and licensing with regard to e-resources. As Sir just mentioned, intellectual property rights has been my specialization since my master's, and every platform where I get an opportunity to share my thoughts on IPR laws, I greedily grab that opportunity. I thank you all so much for providing this opportunity. So I would like to start with my presentation. So I would basically like to start my discussions on, first I would like to start with, because I think यहाँ पे सारे subjects के teachers and other participants are there. So I thought कि मैं पहले intellectual property के concept से start करूँगी and then I will move on gradually to the topic of copyright and licensing, because I feel somewhere that without an understanding of intellectual property, to proceed with licensing would be a little complicated. So first मैं intellectual property के slightly concept से start करूँगी, then I will move on to the core topic that I am going to discuss today on copyright and licensing.
So the first question is, what is intellectual property? The simple thing is, what is intellectual property is that our lives are filled with products of human creativity. हम morning जब we get up, हम जब उठते हैं, from a carpet to a sofa in our house, जो washing machine हम use करते हैं, the refrigerator that we have, even the mobile phones, as you can see on the screen, the mobile phones that we use. So ये सारे human intellectual creations hai. They are all the products of human intellectual creations, and the rights which are given to the person who has created all these things, starting from the washing machine to the refrigerator to the books, the paintings, the photographs, to the mobile phones, ये जो rights creators को दिया जाता है उसको हम intellectual property rights कहते हैं. So anyone who creates any kind of intellectual creations are given certain rights under the law. These rights are called intellectual property rights. Moving on, what are the kinds of intellectual property rights which are there? I'm sure आप में से बहुतों को already पता होगा all these different forms of intellectual property rights. But for the sake of everybody's understanding, I will just mention that in current times, हम intellectual property rights को in several subjects में distribute करते हैं. The first intellectual property rights is patent law. Patent is usually given for scientific inventions. So scientific inventions होते हैं उसके लिए patent intellectual property rights grant होता है. The second is copyright. We all are in academics. So if copyright is one of the very, very important intellectual property rights for us. For books, the books that we write, for creating music, for artistic work, कोई painting, photograph, कोई sculpture, for any kind of film making, जो movies होती हैं, they also get copyright intellectual property rights. Then of course we have trademarks also. Trademarks is basically brand names. Suppose Reliance का अगर कोई symbol है, Puma का जो Puma brand है उसका एक symbol है, Nike which is another famous brand, उनका एक tick mark है which is their brand name or their brand symbol. So these are nothing but these are trademarks. So they help us. So the moment we go to a shop, हम malls पे हम जब जाते हैं, हमें वो tick symbol जब एक shop के ऊपर दिखता है, we automatically know that it's a Nike showroom. So that is what is trademark law. So अगर कोई जो Nike brand name से associated नहीं है और वो tick mark use करता है, so that is an infringement of the trademark law. The next one is geographical indications. In current times, there is a lot of discussion, काफी discussion हो रही है on geographical indications. So geographical indication rights are given to a product of a particular place, and because of the origin of the product in that place, it has a special quality. I'll give an example, Darjeeling tea. Darjeeling tea is famous because we all know that the tea which comes from Darjeeling is of a very premium quality. और इसकी स्पेशलिटी, दार्जिलिंग टी की ये स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत ही एरोमेटिक होती है. Now the point is, ये दार्जिलिंग टी इतनी एरोमेटिक क्यों होती है? The reason for it is because of the fact that दार्जिलिंग का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सॉइल कंडीशन है, जो वाटर कंडीशन है, that leads to the aroma of this particular tea. आप same tea saplings लाके कहीं और आप plant कर देंगे, you might get the tea, but जो aroma है tea का, you will never get the aroma of the tea. So that is what is protected under geographical indications. The next one is industrial designs. What is industrial designs? Now the thing is that any kind of design, aesthetic designs, कोई car design हो गया या फिर कोई fashion designer का design हो गया, which is an aesthetic appeal, which appeals to the eye, और जिसका एक industrial application है, so all those designs are protected under the intellectual property rights of industrial designs. The next one is layout design of semiconductor circuit. Now, what is this kind of intellectual property? It's very simple. हम सभी आजकल mobile phones use करते हैं. If you try opening the mobile phones और जो हम laptop use करते हैं, if you try opening the laptops, you will see a motherboard. और उस motherboard में आपको बहुत ही छोटी-छोटी 3-dimensional circuits दिखाई देंगी. And the thing is that the way the circuits are designed leads to how we can use the mobile phones or how we use the laptops. I'll give you an example. Suppose I have a Redmi phone and you have a Samsung phone.
although both our phones are smartphones, but the way we can use the phones is very different. For example, in my Redmi phone, agar scrolling ऊपर नीचे होता है, in your Samsung phone, maybe the scrolling will be left to right. Now the question is, both are smartphones, but why we have a different way of of using the phones? Now the reason why it is because the semiconductor circuits inside the phone are designed in a particular way, जिसकी वजह से मेरे Redmi phone में मुझे scroll up down करना पड़ता है, और आपके Samsung phone में आपको scroll के लिए right to left करना पड़ता है. So all these kind of small circuits with trade secrets. So Coca-Cola was considered to be one of the most closely guarded trade secrets. Or this trade secret was said that there were 3 employees of the Coca-Cola company who knew only one small part of the Coca-Cola formula. And it was also mentioned कि इन तीनों को एक साथ फ्लाई करने का परमिशन नहीं था, वो तीनों एक ही जगह नहीं हो सकते थे. So there were a lot of restrictions. So by imposing all these kind of restrictions, they were able to guard the formula of Coca-Cola for over a period of 150 years. So इस type के बहुत सारी trade secrets होती है आजकल के in the current times, multinational corporations have client list जो वो दूसरे अपने rivals को नहीं disclose करना चाहते हैं. So ये सारी चीजें जो companies की होती है, corporations की होती है, they are all trade secrets, undisclosed information, or these are also again creation of the human mind, and it is also considered to be one of the intellectual property rights. Moving on specifically to copyright. So this is the topic that we have to discuss today, copyright. So the question is, copyright किन चीजों पे grant होती है? As you can see in the screen in front of you, you see that there are 6 categories of work. 6 category of works में copyright grant होती है. The first one is literary work. जो novels है, stories है, articles है, poems है, so all these are considered to be literary work, and these kind of literary work are granted copyright under the IPR regime. Artistic work जैसे कि कोई painting है, कोई photograph है, sculpture है, so all these are considered to be artistic work which are given copyright. So these will not be patented. These are not subject matters of patent. These are subject matters of copyright. The third one is dramatic work, any kind of drama. So any kind of drama which is there, it will be granted a copyright. It will not be granted other intellectual property rights. The fourth one is musical work. Any work relating to music will be considered to be, any work relating to music will be considered to be a copyrighted subject matter, not subject matter of any other, not any other subject matter. The next one is cinematograph films and sound recordings. जो films है, so the intellectual property rights that is granted is copyright, is not granted any other intellectual property rights. And of course, sound recording. Sound recording is another kind of intellectual property rights. Sound recording is another kind of intellectual property rights, and it is protected under the IPR regime of copyright law, not any other intellectual property rights. Now, the thing is that this is very, very important. If you are looking into the screen, this is very, very important that copyright does not require to be registered to be granted protection. Now, what the question is, what do we mean by this? This copyright does not require to be registered to be granted protection. Suppose आप एक scientist है और आपने एक scientific invention create किया है. So the moment, just because you have created the scientific work, आपको patent register नहीं होगा. आपको patent registration के लिए एक form submit करना होगा, and the patent office will examine your entire application and then decide whether they will grant you the patent or not grant you the patent. But it is not so in the case of copyright. आपने एक कविता लिखी, the moment you write the poem, the कविता, आपको copyright उस पे grant हो जाएगी. The moment you write an article, you are the copyright owner of that particular article. It does not matter whether you have registered it with the copyright office or you have not registered it with the copyright office. But जैसे हम law background के हैं, तो हम definitely अपने clients को suggest करते हैं कि you should register your copyright. The reason we say that you should register your copyright is कल को अगर कोई legal conflict हो जाती है आप और किसी और में से कि किसको copyright मिलनी चाहिए, so we say that अगर आपने copyright register कर ली है, so it will be a good
evidence to prove before the court कि आप copyright owner है, the second person is not the copyright owner. इस वजह से for evidence you need a copyright registration, but for other practical purposes, unlike most other intellectual property rights, you actually do not need your work to be registered with the Copyright Office. Moving on, the symbol of copyright is this, C with a circle. So आप जब भी suppose आप online कोई articles देख रहे हैं तो आपको ये C with the symbol towards the end of the page, bottom towards the end of the page आपको दिख जाएगी. The moment you see C with a circle, it means that it is the copyright of this particular article or of that particular website is with one particular person or with one particular company. So this is what is the symbol of copyright. Moving on. Who is the owner of copyright work? Copyright के owner कौन होते हैं? The thing is, who is considered to be the owner of copyright work under the Copyright Act that we have in India? Rule number 1, the author is usually considered to be the first owner of copyright. The author of the work is considered to be the first owner of copyright. But the main important question is, ये author कौन है? For example, for a poem, एक कविता के लिए कौन author है? It's very easy to understand. The poet is the author. For a novel, for a book, it is very easy to understand कि book का author कौन है? The person who writes the book is the author. But when it comes to music, so music के लिए the big question is, who is the author of the music? When we consider a film, a movie का author कौन है? So this is the question that we have in mind. Now, but the answer to the question is that it is given in the Copyright Act of 1957 और इसमें बोला गया है कि author की definition दी गई है. So the section 21D of the Copyright Act states that in relation to literary or dramatic work, it is the author of the work who is the author. But in case of musical work, it is the composer who is the author. In relation to artistic work other than a photograph, the artist is the work. Suppose it's a painter who is painting the work, that painter will be considered to be the artist. In case of a photograph, the person taking the photograph will be considered to be the author of the work. The photographer will be considered to be the author of the work. In relation to cinematograph, films or sound recording, the producer, it's very important. और ये provision काफी controversial भी है क्योंकि बहुत सारे लोग claim करते हैं कि director को क्यों rights नहीं दिया गया है as the author of the work, क्योंकि director भी same effort put in करता है for making a movie. But so far as the law is concerned, सिर्फ producer को उस film का author माना गया है, director को अब तक इंडिया में author नहीं माना गया है for that particular film. And with regard to, this is very important for our purpose, any e-resource, the person who causes the work to be created, जो भी work create करता है, जो भी content create करता है, उसको copyright दी जाएगी. He will be considered to work under the copy. Number 2, as I mentioned in the previous slide, rule number 1, the author is considered to be the first owner of copyright. अगर मैं author हूँ तो मैं copyright की owner होंगी. The first owner will be me. और मुझसे copyright लेने के लिए किसी को मुझसे licensing agreement करना पड़ेगा. Without a licensing agreement, ownership of the copyright will not go from me to the other person. Now coming to the next slide, who is the owner of the copyright work? There is rule number 2. Sometimes, in certain circumstances, the author of the work is not considered to be the owner of the copyrighted law. The question is, in what circumstances will the author not be considered to be the owner of the copyrighted work? For example, commissioned work. ये commissioned work क्या है? For example, I am a painter. और मैं generally वो painting करती हूँ जो मुझे पसंद है. The things that I want to paint, I basically paint those things. So the second rule is that so in case of commissioned work, I hope you all have listened to the commissioned work provision. Commissioned work में author first owner नहीं होता है, but in all other circumstances, it is the author who is considered to be the owner of the copyrighted work. Moving on. Now because we will be talking about licensing of copyrighted work, तो हमारे लिए it's very important to understand कि copyright owner को क्या rights है. What are the rights that a copyright owner gets? For example, आपने suppose एक novel लिखी, आपने एक कविता लिखी है, a poem. So आपके क्या copyrights हैं, आपके क्या rights हैं? This is what we are going to explain in this particular slide. Because you have written a book,
you have written a novel, you have written a poem, आपको economic rights मिलेगा and you will get moral rights. Now the question is, what is economic rights and what is moral rights? The first economic right that you will get, economic rights का मतलब ये है कि आप अपने उस right से आप economically you will be able to earn economically. आप उससे economically exploit कर पाएंगे. Moral rights is something else. I will discuss both the provisions. Now coming to the question of what is economic rights. See, economic rights, the first right that you will get is the reproduction right. For example, अगर आपने एक book लिखी है, the first right you will get is reproduction right. That is, उस book की publishing, printing आपके permission के बिना कभी नहीं होगी. Only when you give the reproduction rights to somebody, then only that person will be able to publish that particular work. Now the second is right to issue copies to the public. आप कौन से पब्लिशर चूज करेंगे, आपको वो बुक पब्लिश करनी है कि नहीं करनी है, दैट इज योर राइट. सो आपको अगर कोई बुक पब्लिश नहीं करनी है जो आपने लिखी है, nobody can force you in this world to actually publish that work. So this is the kind of second right that you will get. Third is public performance right. For example, आपने एक poem लिखी, आपने कविता लिखी और एक प्रोग्राम हो रहा है और वो उस प्रोग्राम में जाने के लिए लोगों को टिकट्स बेचे जा रहे हैं. सो इट्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, क्योंकि टिकट्स बेचा जा रहा है, इट बिकम्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म. और उस स्टेज में आपको पता चलती है कि आपकी कविता को परफॉर्म किया गया है विदाउट योर परमिशन, क्योंकि वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, लोग वहां पे टिकट्स खरीद के उस प्रोग्राम को देखने के लिए जा रहे हैं. सो आपकी वहां पे कविता को परफॉर्म किया जा रहा है विदाउट योर परमिशन, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ योर इकोनॉमिक राइट्स. क्योंकि पब्लिक परफॉर्मेंस राइट वो आपके पास है, आप डिसाइड करेंगे वो पब्लिक परफॉर्मेंस राइट आप खुद यूटिलाइज करेंगे या आप किसी और को राइट्स देंगे कि आप पब्लिकली परफॉर्म करें. फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी बार सुना होगा कि बहुत सारे सिंगर्स ने किसी साउंड रिकॉर्डिंग कंपनी की राइट्स वायलेट कर दी. मतलब एक साउंड रिकॉर्डिंग कंपनी है, सपोज टी सीरीज है, टी सीरीज के पास thousands and thousands ऑफ सॉन्ग्स है और एक सिंगर ने एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म में, जैसे आपको पता है कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं और हम बहुत वी पे अ लॉट ऑफ मनी टू गो टू दोस कॉन्सर्ट्स, और वहां पे एक सिंगर ने उस प्रोडक्शन कंपनी की सॉन्ग परफॉर्म कर दी विदाउट पेइंग फॉर इट. सो और आपको बाद में पता चलती है कि ये टी सीरीज कंपनी ने उस सिंगर के अगेंस्ट केस फाइल कर दी, उस ऑर्गेनाइजर ऑफ द कंसर्ट के अगेंस्ट केस फाइल कर दी, क्योंकि उन्होंने उनकी पब्लिक परफॉर्मेंस राइट विदाउट परमिशन यूटिलाइज कर दिया है. सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ राइट्स दैट यू गेट. Adaptation right. What is an adaptation right? आपने एक नॉवेल लिखी है and a producer of a movie really likes your novel और उनका मन है कि वो आपके नॉवेल को एक मूवी में कन्वर्ट करे, अडॉप्ट करते. सो दैट परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम यू. आपके कंसेंट के बिना वो लोग वो अडॉप्टेशन नहीं कर सकते हैं. और अगर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने बिना आपके परमिशन के आपके नॉवेल को एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स अ वायलेशन ऑफ योर अडॉप्टेशन राइट. Last one is translation right. I think it's very easy to understand. I don't need to explain it so much. आपने एक हिंदी में book लिखी and somebody without your permission has translated the book into suppose Marathi. So that is of course a violation of your translation rights, because as a copyright owner you have that right. Without your permission nobody can exercise it. So these are some of the kinds of economic rights that you get as a copyright owner. Now the question is, what is this moral rights? Moral rights is very, very important. The first category of moral rights is right to paternity. What is right to paternity? I wrote a book. I have written a novel. कोई भी मेरे उस बुक को, मेरे एक लिखे हुए आर्टिकल को मेरा नाम हटा के अपना नाम दे के पब्लिश नहीं कर सकता है. Because that's my child. That book is my child. That article I have written is my child. I have a right of paternity to that child, to that creation, to that book, to that article. Without my permission, if somebody is doing it, they are violating my moral rights or right to paternity. The next one is right of integrity. I'll give you an example to understand your right of integrity क्या है. Suppose I write a novel और उस novel में मैंने एक role create किया है, a women का कैरेक्टर क्रिएट किया है एंड आई एम पोर्ट्रेइंग दैट वुमन एज अ फेमिनिस्ट. और मैंने उस कैरेक्टर को, जो मेरा लीड कैरेक्टर है उस नॉवेल में, मैंने उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के हिसाब से एक कैरेक्टर फॉर्मुलेट किया है.
Now somebody has adapted my novel into a movie. प्रोड्यूसर ने मुझसे परमिशन लिया मूवी मेकिंग के लिए, मैंने परमिशन दे दिया, लेकिन जब मैंने मूवी देखी आई वेंट अगेंस्ट, आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज मैंने अपने कैरेक्टर को एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के हिसाब से पोर्ट्रे किया था. सो माय एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्ड अराउंड दैट वुमेन. और जब मैंने वो मूवी देखी मुझे पता चला कि उन्होंने उस वुमेन के रोल को बहुत ही टेंटेड बना दिया था. सो द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन वाज नॉट शोन एज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट व्हिच आई वांटेड टू पोर्ट्रे थ्रू माय नॉवेल. तो मुझे लगा कि इन्होंने तो मेरे पूरे वर्क को डिस्टॉर्ट कर दिया है, मेरे पूरे क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है. सो इन दैट केस आई कैन सू दैट पर्सन, आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोड्यूसर फॉर वायलेशन ऑफ माय मॉरल राइट्स ऑफ इंटीग्रिटी, कि उन्होंने मेरे वर्क को डिस्ट्रॉय किया है, मेरी वर्क इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय किया है. So it's a violation of my moral rights to integrity. Now the difference between the two is very, very important, and you can see it in the last point of the slide. Economic rights of a limited period. जो economic rights है ये limited period के लिए होता है. Suppose I write a book during my lifetime plus 60 years after I die, I will have an economic right, but my moral rights will be forever, ever and ever. So after I die, after 60 years of my death, somebody cannot take my book, somebody cannot take my poem and remove my name and put their name into it, because my moral rights will remain forever, whereas my economic rights may die after some time. So this is the basic difference between economic rights and moral rights. Is somebody saying something? Okay, so I'm continuing. The question is that when is mere rights violate kaise hote as a copyright owner? So I'll just explain simply. I will not go into the entire slide. Koi dusra vyakti, when any person without a license, mere license ke bina मेरे वर्क को यूटिलाइज करते हैं, दे यूटिलाइज माय वर्क, और विदाउट ड्यू ऑथराइजेशन. और एक प्रोविजन है इंडियन लॉ में, जबकि एक कॉपीराइट बोर्ड आपको स्पेशल परमिशन देती है कि किसी का कॉपीराइटेड सब्जेक्ट मैटर यूज करने के लिए, लेकिन आपने सपोज वो ऑथराइजेशन नहीं लिया है, या फिर जो कॉपीराइट ओनर है उनसे परमिशन नहीं लिया है, और बिना परमिशन लिए आप उनकी वर्क को यूटिलाइज कर रहे हैं, so that will be considered to be an infringement of the copyright, for which you can be a case can be filed against you, so that if you have infringed their rights. So this is what the infringement law is all about, right? So Amita ma'am, can I just pause for 1 minute here, and can I have a discussion if people have understood so far, because now I'm going to the core area. Okay, you may. Right, so everybody has got up to this point, right? All of everybody, because I am more into the classroom setup. कि मैं students को पूछती हूँ कि have you understood me or not? So in this e-platform, that because the direct communication is not there, so it's very difficult for me to continue. Yes, okay, I'm getting responses. Okay, then I'll continue. Now we are slowly moving to the topics for which I have come today, and the topics for which I have actually come today is copyright and the licensing provisions. Now the thing is that how can I give away my rights to somebody else? Somebody else in the sense कि आपको जैसे मैंने बताया है, मेरे पास economic rights है जिससे मैं अपनी work से पैसा कमा सकती हूँ. The thing is that लेकिन वो मुझे मेरे राइट्स जो है, सपोज रिप्रोडक्शन राइट है, पब्लिकेशन राइट्स है, मुझे पब्लिशर को देना पड़ेगा. सो मैं पब्लिशर को जब अपने राइट्स दूंगी तभी पब्लिशर जाके मेरी बुक को पब्लिश कर पाएगा. सो द क्वेश्चन इज दैट वो सिस्टम प्लेस में लाने के लिए क्या करना होगा अंडर द लॉ. फॉर दैट टू हैपन, to give away your economic rights, you have to either assign your rights or license away your rights. आपको अपने rights assign करने होंगे second person को, या फिर आपको अपने rights license away करना पड़ेगा अपने economic rights को exploit करने के लिए. Now, because the topic I'm going to discuss today is licensing, I want to inform here कि licensing
के 2 क्लासिफिकेशंस है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज वॉलंटरी लाइसेंसिंग एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज नॉन वॉलंटरी लाइसेंसिंग. अब आपको शायद पता है वॉलंटरी क्या है, नॉन वॉलंटरी क्या है. वॉलंटरी जब मैं अपनी इच्छा से किसी और को राइट्स ट्रांसफर करती हूँ, और नॉन वॉलंटरी इज मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राइट्स ट्रांसफर करूँ, बट बिकॉज ऑफ द लॉ, बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी, बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ मुझे अपनी राइट्स देने पड़ रहे हैं. सो दैट्स नॉन वॉलंटरी. मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ, बट because of the law I have to give away my rights. And voluntary is when मैं अपनी इच्छा से अपने rights किसी और को transfer कर रही हूँ. Now the question is, voluntary is very easy to understand. There's a publisher is interested in publishing my book, and I am also interested that the publisher publishes my book. So we both sit together, sign an agreement, contract sign करते हैं, जिससे मैं अपने publishing rights publisher को देती हूँ, and the publisher then goes ahead and publishes my book. It's very simple. Voluntary rights are simple. Now we need to understand a non-voluntary rights क्या होती है. What is this kind of a non-voluntary right? Now, non-voluntary licensing is compulsory licensing and statutory licensing. Now, compulsory licensing कुछ situations में ही grant होती है इंडिया में. हर situation में compulsory licensing grant नहीं होती है, और कुछ situations में grant होती है. The thing we need to know is कौन सा situation में ये licensing, compulsory licensing issue होती है. For example, class 10 के board exams है. And there is a mathematics book which is very, very important for the students in India. The problem the students of the class 10 is facing कि उनको ये book market में available नहीं हो रही है. And when they started inquiring, उन्हें पता चलती है कि जो publisher है वो ये book publish कर ही नहीं रहा है for the last 2 years. क्योंकि publisher 2 साल से ये book publish नहीं कर रहा है. ये mathematics की book scarcity में है, and the students for the 10th boards actually need this book. So government क्या करती है? Suppose I am a publishing house और मुझे मन है कि मैं ये 10th वाले मैथमेटिक्स की बुक पब्लिश करूं, लेकिन ऑथर के पास जाती हूँ तो ऑथर बोलता है कि मेरे पास तो राइट्स है नहीं, क्योंकि मैंने वो मैथमेटिक्स पब्लिशर को वो पब्लिशिंग राइट्स दे दिया है. मैं पब्लिशर के पास जाती हूँ, मैंने बोला कि आप पब्लिश नहीं कर रहे तो मुझे आप राइट्स दे दीजिए पब्लिश करने का. वो लोग बोले नहीं, हम आपको राइट्स नहीं दे सकते हैं, प्लस हम खुद भी पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट 5 साल से कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ publication of this book. But now what is the forum for me? मैं कैसे वो book students के लिए available कराऊं? I go to the copyright board. I tell them this is the situation. This copyrighted work, if you can see in the slide, in the PPT, is withheld from the public. Public को इस book की जरूरत है, लेकिन इस book को withheld किया गया है public से. And in that situation, copyright board will examine whether what I'm saying is true or false. And after coming to know that what I'm saying is true, तो वो लोग एक compulsory licensing grant कर देंगे मुझे, और मुझे बोलेंगे कि ठीक है, आप अभी ये बुक पब्लिश कीजिए ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये बुक आप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराइए. बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मैथमेटिक्स का ऑथर है उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. प्रॉफिट विल बी देयर. बस ये है कि वो अपनी इच्छा से वो लाइसेंसिंग नहीं करेंगे, बट मुझे बिकॉज आई एम द लाइसेंसी, मुझे फीस पे करना पड़ेगा, मुझे कॉपीराइट ओनर जो है उसको कॉम्पेंसेट भी करनी पड़ेगी, प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉपीराइट बोर्ड मुझ पे इम्पोज करेगा तो मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी फॉलो करनी होगी. बट बिकॉज इट वाज विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग ग्रांट हो जाती है. The next condition is for specially able persons. Now you might know that for the blind people there is a special format for reading which is the Braille format. अब बहुत सारी books है बहुत सारी books है जो Braille format में available नहीं है, और we may alternatively say most books are not available in the Braille format. अब एक book it's a discussion, and somebody, I being a publisher, I go to the copyright board and say that this book is very good and we should make this book available for the blind people also. I am willing to bring this book in the Braille format, the special format for the blind people. So because this special provision copyright law में है, तो the copyright board may issue me a compulsory licensing saying that yes, you please go ahead and publish this book in the Braille format.
So these are the two conditions in which compulsory licensing can be granted. एक और type of non-voluntary licensing है, उसको statutory licensing कहते हैं. I will not discuss for much. In very limited areas, cover versions, आजकल आपको पता है cover version songs आ रहे हैं, music आ रहा है. For that, statutory licensing is granted. For broadcasting certain things, ये statutory licensing grant होती है, not for any other things. Okay, now coming to this part, copyright and academics, क्योंकि हम I think I have been told by the organizers that most of the participants are from academics. So for us academicians, we need to know certain things, क्योंकि आजकल especially post COVID, because we are using e-platforms for teaching, और आजकल हम information technology भी use करते हैं in our classrooms. We use a lot of PPTs, we use a lot of videos for our classrooms. So for us, it's very important to understand these kind of implications vis-a-vis the copyright law. कि हमें ये जानना है कि हम copyright law violate तो नहीं कर रहे हैं, and what are the precautions we should take while using copyrighted subject matter for teaching or for academics. Now, two things are important for copyright in academics. The first one is fair use for academic purposes, and second one is copyleft and Creative Commons. So these are the two things we are going to discuss. The question is, what is fair use, what is copyleft and Creative Commons? The thing is that, क्योंकि मैंने अभी आपको काफी सारे rights copyright owner के बता दिए, so आपको इस fear में नहीं रहना है कि मैं classroom purpose के लिए अगर किसी की कोई movie का part लेती हूँ to discuss something, या फिर मैं कोई YouTube के videos चलाती हूँ class में to make the students understand something, क्या ये मैं copyright violate कर रही हूँ? और स्टूडेंट्स मेरे, आप मास्टर्स प्रोग्राम में पढ़ा रहे हैं, तो आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको एक हैंड आउट देना चाहते हैं, एक जेरोक्स कॉपी देना चाहते हैं ऑफ अ 2-page आर्टिकल और 10-page आर्टिकल. यू शुड नॉट हैव दैट फियर इन योर माइंड कि मैं कॉपीराइट वायलेट कर रही हूँ, क्योंकि आपके वो एक्शंस फेयर यूज में आ जाएगा. व्हाट इज द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस फेयर यूज? फेयर यूज का मतलब ये है कि फेयर यूज are those acts which normally would be considered infringement, but due to coming under the acts permitted under fair use are not infringement. Now the thing is that normally Xerox करना और 10 students में उसको circulate करना is actually a violation of the copyright law. Why is it a violation of the copyright law? क्योंकि reproduction right of the copyrighted subject matter वो तो owner के पास होता है, and the moment you Xerox and give it to somebody else, or 10 students or 20 students, would mean that you're infringing their rights. But in this situation, जब आप classroom में 10 या 20 students को ये Xerox दे रहे हैं, वो आप copyright infringe या copyright violate इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्शन है आपका, ये जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं 10-20 स्टूडेंट्स के बीच, ये फेयर यूज में आ जाता है. So for academic purpose, certain acts are considered to be fair use. आप अगर copyrighted matters भी लेते हैं, कोई आपके against copyright के cases file नहीं कर सकता है. And we are going to now discuss in the next slide which are the acts which will be considered to be fair use, जिसके लिए आप copyright violate नहीं करेंगे. The first is for private or personal research. आप कोई personal research कर रहे हैं, आप कोई private research कर रहे हैं, आप library में किसी library में गए, आपको एक book का portion आपको सही लगा, आपने उस बुक के कुछ पोर्शन जेरोक्स कर लिए, आपको एक आर्टिकल अच्छा लगा, आपने आर्टिकल जेरोक्स कर लिया, लेकिन वो आप अपने प्राइवेट और पर्सनल रिसर्च के लिए कर रहे हैं. क्योंकि आप ये पर्सनल और प्राइवेट रिसर्च के लिए कर रहे हैं, आपका एक्ट कभी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. इट विल नेवर बी कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट. The second is reproduction of any work by a teacher or a pupil in the course of instruction. मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, आपके पास 10-20 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको एक जेरोक्स कॉपी दे दिया. The Xerox copy, the giving of the Xerox copy will not be considered to be an infringement because आपका ये कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोर्स ऑफ टीचिंग में आप जब ऐसे चीज को, एक कॉपीराइटेड चीज को देते हैं, उसको फेयर यूज माना जाता है, उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है, उसको फेयर यूज माना जाता है. इस वजह से आप जब स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, मे बी द स्टडी मटेरियल इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, फिर भी आप कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट कम अंडर द फेयर यूज प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट. सेकेंडली, कोई स्टूडेंट, किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो 1 पेज, 1 पेज और 3-4 पैराग्राफ जैसे ऑथर ने लिखा था, वो डायरेक्टली एक आंसर स्क्रिप्ट में प्रोड्यूस कर देता है. द स्टूडेंट हैज दैट फोटोग्राफिक मेमोरी.
तो क्वेश्चन इज दैट क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन सेम लिखा है, is he infringing the copyright? No, he's not infringing the copyright, because that also comes under fair use. The second part, the reproduction of any work as part of the question to be answered in an examination or in answers to such questions in the examinations are considered to be fair use. So ये course of instruction teaching learning purpose के लिए आप जब भी copyrighted subject matter use करेंगे उसको कभी infringement नहीं माना जाएगा. लेकिन you have to still exercise precaution in other regards. आप YouTube में videos upload कर रहे हैं, आप YouTube में वीडियोस जब आप अपलोड कर रहे हैं, आप उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए नॉट नेसेसरीली आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको पैसा मिलने लगेगा. द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड इन YouTube देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मनी, तो आपका ये सिर्फ टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए नहीं होगा, वो कमर्शियल पर्पस के लिए माना जाएगा. और YouTube वीडियोस में अगर आप ऐसे डायरेक्ट कॉपीराइटेड मटेरियल्स लेके उसको दे रहे हैं, सपोज आपको एक वीडियो मिल गई, आप पूरा वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, तब ये फेयर यूज में नहीं आएगा, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड टू बी फॉर कमर्शियल पर्पस, तब ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा. लेकिन आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जूम के वीडियोस में आ रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू आ रहे हैं, और आप कुछ मटेरियल्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपका इन्फ्रिंजमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फेयर यूज में होगा. लेकिन यूट्यूब में आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो फेयर यूज में नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक कमर्शियल intention ban jayega. So this is what you have to keep in mind. You have to remember, for educational purposes everything is all right, for non-commercial purpose everything is all right, but the moment something becomes commercial, then of course the copyright law will come on your head, and you have to be very careful. In the same way, लाइब्रेरी के लिए भी काफी सारी, इट्स नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू अस, बट लाइब्रेरी के लिए भी काफी सारी फेयर यूज प्रोविजंस है. फॉर एग्जांपल एक बुक है विच इज 80,000 रुपीज. यूजुअली जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है उसमें तो 80,000 रुपीज का एक बुक प्रोक्योर करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, बट देयर लॉट ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज इन आवर कंट्री जिनके पास इतनी लाइब्रेरी फंड होती है कि दे बाय अ लॉट ऑफ वेरी एक्सपेंसिव बुक्स. सो सपोज वो लाइब्रेरी बस एक ही कॉपी को ला पाई which is of 80,000 rupees, and they fear that somehow वो book torn हो जाएगा या the book might get lost, और वो चाहते हैं कि उसकी एक स्कैन कॉपी वो लाइब्रेरी के लिए रखे. Now the librarian is scared कि the moment they scan the copy and to keep it as a backup, ये infringement तो नहीं होगा, क्योंकि स्कैनिंग करना इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन राइट फिर कॉपीराइट ओनर के पास होता है. बट इन सच अ सिचुएशन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज अगेन द कॉपीराइट लॉ अंडर सेक्शन 15 विल कम टू हेल्प यू. ये प्रोविजन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. द स्टोरिंग ऑफ द वर्क इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय अ नॉन कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरी फॉर प्रिजर्वेशन इफ द लाइब्रेरी ऑलरेडी पोजेसेस अ नॉन डिजिटल कॉपी ऑफ द वर्क. उनके पास नॉन डिजिटल कॉपी, फिजिकल कॉपी है, लेकिन वो उसको स्कैन करके रखना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. इन द सेम वे द अदर टू एग्जांपल्स आर आल्सो एग्जांपल्स जब इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा फॉर लाइब्रेरी पर्पसेस. Now coming to two very important topic. I hope I'm not going little very fast, because मैं time का भी track कर रही हूँ and I have to complete some very vital points. इसलिए I'm going a little fast, but if you feel I'm going too fast, please let me know. The two other things which is important is copyleft and Creative Commons. So क्योंकि आज हम लोग online classes कर रहे हैं, हम we are not going to our physical classrooms, so it's important to us for us to know certain important concepts of copyleft and Creative Commons to get a better idea of how to use e-commerces, e-resources for academic purpose, for teaching purpose. For that purpose, this is important. Now to understand Creative Commons, what I'm going to discuss is Creative Commons, but I felt कि Creative Commons के discussion without an understanding of copyleft कभी भी नहीं हो सकता है. So Creative Commons and copyleft go together. हम Creative Commons का discussion तब तक start नहीं कर सकते जब तक हम थोड़ा सा copyleft के background के बारे में नहीं discuss करते हैं. The question is, what is this copyleft and who started it? It was started by a person called Richard Stallman, who used to work in MIT Boston. Now, आपको पता होगा कि for all computer softwares, उनके पास एक source code होता है. Source code is in a human readable language, और उसको compiler के through convert करके machine readable language में convert किया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल बेयर मिनिमम थिंग्स दैट वी डू, हम जैसे जो कुछ भी अपने कंप्यूटर्स में काम करते हैं, इट्स बिकॉज फॉर एवरी फंक्शन दैट वी आर डूइंग देयर इज अ प्रोग्रामिंग समवेयर इन द सेटअप. सो द थिंग इज दैट ये जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्रामर्स बनाते हैं, एंड द थिंग इज दैट इनका एक सोर्स कोड होता है, और आपको अगर उसको मॉडिफाई करना है, उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना है, उसको बेटर करना है, तो आपको उस सोर्स कोड की जरूरत होती है, और वो सोर्स कोड अगर आपके पास होता है तो आपके लिए उस सिस्टम को बेटर करना, मॉडिफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है. नाउ दिस पर्सन रिचर्ड स्टॉलमैन हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज उनको एक प्रिंटर का कुछ मॉडिफाई करना था, एंड ही वाज नॉट एबल टू एक्सेस द सोर्स कोड. उनको सोर्स कोड नहीं मिल रहा था उस प्रिंटर के लिए. तो वो बहुत इरिटेट हो गए, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी वो थोड़े नाराज थे, क्योंकि हर चीज में वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराते थे. उनको लगता है कि इतना हम नॉलेज पे हम बैरियर्स क्यों ला रहे हैं, वी शुड मेक नॉलेज फ्री. सो उन्होंने वो अपना जॉब छोड़ दिया, एंड ही स्टार्टेड द कॉपीलेफ्ट मूवमेंट. लेटर फॉर गिविंग मोमेंटम टू द कॉपीलेफ्ट मूवमेंट, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की, जिसको हम फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF के नाम से जानते हैं. सो दे आर बोथ इंस्ट्रूमेंटल फॉर ब्रिंगिंग द कॉपीलेफ्ट मूवमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, ये कॉपीलेफ्ट है क्या, या कॉपीलेफ्ट एग्रीमेंट होता क्या है? Third point, copyleft agreement is an agreement allowing the software to be used, modified, and redistributed freely on the conditions as that a notice to this effect is included in it. So आपने बहुत कुछ सुना होगा कि बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं. सो ये फ्री सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये फ्री सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया. रिचर्ड स्टॉलमैन स्टार्टेड दिस कॉपीलेफ्ट मूवमेंट. यहाँ से फ्री सॉफ्टवेयर आए. फ्री सॉफ्टवेयर जब कोई प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम तो बस एंड यूजर्स हैं, हम उस पर मॉडिफाई नहीं करते, बट बहुत ही कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट लोग हैं जो उस फ्री सॉफ्टवेयर पे काम करके उसको मॉडिफाई करते हैं. सो फ्री सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको लोगों को फ्रीली अवेलेबल कराएंगे, और आप अगर मॉडिफाई भी करते हैं, उसका एक ही कंडीशन है कि आप मेरे काम पे मॉडिफाई तभी कर पाएंगे, मॉडिफाई करके आप यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब वो आप पब्लिक के लिए फ्री रखेंगे. आपने मुझसे अगर चीज फ्री में ली है, आप उसको मॉडिफाई करके कमर्शियली यूज करके पैसा नहीं कमा सकते हैं. आपने मुझसे फ्रीली लिया है, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कोई मॉडिफाई करे, उसको भी आपको पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल कराना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द होल कॉपीलेफ्ट मूवमेंट इज ऑल अबाउट. But the thing is that the main purpose, the main mission behind copyleft movement is to serve public interest. ये public interest के लिए ही किया गया था. Now the thing is that हमें कब पता चलेगा कि these softwares are copyleft softwares? So ये सिंबल दिखेगा आपको. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉपीराइट का सिंबल दिखाया था, वो प्रॉपर सी विथ अ सर्कल है. आप ये कॉपी लेफ्ट का आप सिंबल देखेंगे, ये उल्टा सी है. इट्स एन ऑपोजिट सी विथ अ सर्कल. सो ये सिंबल दर्शाता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपी लेफ्ट. इसको आप फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं, देयर इज नो कमर्शियल. आप लेकिन द पॉइंट इज दैट आप इसको फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये सॉफ्टवेयर फ्रीली लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा. सो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपी लेफ्ट मूवमेंट. Now moving on to Creative Commons. अब बात ये थी कि कॉपीलेफ्ट तो मोस्टली सॉफ्टवेयर रिलेटेड था. Now the thing is that beyond software, copyleft के बहुत कम discussions थे. So there was a professor in Stanford Law School named Professor Lawrence Lessig. तो उनको लगा कि beyond software भी ऐसा एक movement हमें create करना चाहिए, ताकि हम ये जो copyright law का very strict limitations है कि हम public को available नहीं कराएंगे, ये multinational corporations या music नहीं release करती है, publishers book at affordable prices release नहीं करते हैं, सब कुछ बहुत ही copyright specific है. तो उन्होंने सोचा कि beyond सॉफ्टवेयर भी दूसरे सब्जेक्ट मैटर्स जैसे बुक्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्टिस्ट के लिए भी हमें एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए. एंड कीपिंग दैट इन माइंड, प्रोफेसर लॉरेंस लेसिग स्टार्टेड द क्रिएटिव कॉमन्स मूवमेंट, और उन्होंने इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की व्हिच इज नोन एज द क्रिएटिव कॉमन्स ऑर्गेनाइजेशन. द क्वेश्चन इज दैट what is it, और ये हम जैसे academics के लिए कैसे beneficial है, is what we need to know. The types of Creative Commons license. The thing is that मैंने एक book लिखा, I wrote a book, and मुझे I don't like
the copyright law in the sense that copyright law मेरे readers पे बहुत सारी limitations देती है. वो लोग मेरे book को freely available नहीं करा सकते हैं और मेरे publishers भी problem create करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि ज़्यादा पैसा आए book से और मैं चाहती हूँ as a author कि नहीं ठीक है पैसा is one thing but I want my book to be read by a lot of people, my knowledge to be shared with a lot of people. तो मैं एक middle path चाहती हूँ कि I don't want to completely leave copyright also. थोड़े rights मुझे चाहिए लेकिन मुझे इतने भी rights नहीं चाहिए. So Creative Commons मुझे एक middle path provide करती है by offering me different kind of licenses. उनके 6 type of license है और मैं अगर Creative Commons license use करती हूँ मैं choose कर सकती हूँ इनमें से मुझे अपने work के लिए क्या लाइसेंस चाहिए, क्या राइट्स मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ और क्या राइट्स मैं छोड़ देना चाहती हूँ फॉर द कॉमन पब्लिक. The first right, I hope this is very important. I hope everybody can see my screen. This is very important. I hope everybody can see my screen. Yes, it's visible. Yes. Yes. Okay. See, please check this. The first type of license is Creative Commons BY license. आपको ऐसी एक सिंबल दिखेगी CC-BY. इसका मतलब ये है कि आप ये लाइसेंस, ये कॉपीराइटेड वर्क आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको रिमिक्स कर सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको उस मटेरियल को आप बिल्ड अप कर सकते हैं. बस आपका एक ही लिमिटेशन है कि आपको जो कॉपीराइट क्रिएटर या ऑथर है उसका नाम नहीं हटाना पड़ेगा. आप जब तक उनका नाम नहीं हटाएंगे, उनको पैटर्निटी राइट देंगे, उसका आप जैसा भी यूटिलाइज करें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कॉपीराइट ओनर. सपोज आई राइट अ बुक और मुझे ये लाइसेंस चाहिए बिकॉज मुझे और कोई राइट नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनी राइट्स बट द थिंग इज दैट कि मेरा बस नाम विथ माय वर्क गोज कि मैंने वो लिखा है, बस मुझे वो एट्रीब्यूशन, वो पैटर्निटी राइट चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी राइट्स नहीं चाहिए. तो मैं ये क्रिएटिव लाइसेंस नंबर 1 ले सकती हूँ या प्रोवाइड कर सकती हूँ बोल के कि आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बस मेरा नाम आप नहीं हटा सकते हैं, ये मेरा कंडीशन है. सो दिस इज लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस नंबर 1. Creative license, Creative Commons license number 2, CC-BY SA. CC-BY SA means आपको आप वो ऑथर का नाम नहीं हटा सकते हैं. Credit must be given to the creator and SA adaptation must be shared under the same terms. तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपने सपोज मेरा एक वर्क लिया, सपोज आई हैव मेड अ सॉन्ग, मैंने म्यूजिक क्रिएट किया, आपने म्यूजिक को मॉडिफाई कर दिया और आप उसको कमर्शियली सेल कर रहे हैं. फर्स्ट लाइसेंस कंडीशन में आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन सेकंड लाइसेंस कंडीशन में मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसमें SA का सिंबल लिखा है. SA का सिंबल का मतलब ये है कि अगर आप मेरे कॉपीराइटेड वर्क को मॉडिफाई करेंगे, आपको भी वो फ्रीली अवेलेबल कराना पड़ेगा, जो हमने कॉपी लेफ्ट में अभी सीखा. अगर आप मेरे वर्क को बेस करके मॉडिफाई करते हैं, उसको एक नया फॉर्म देते हैं, उसको भी आपको फ्रीली अवेलेबल कराना पड़ेगा. ये सेकंड लाइसेंसिंग कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट लाइसेंसिंग कंडीशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. आप मेरे वर्क को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कमर्शियली यूज कर सकते हैं, बस आपको मुझे एट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट जो वर्क है वो मैंने क्रिएट किया है. लेकिन सेकेंड वर्क में मैंने ये एक्स्ट्रा कंडीशन रखा है कि आप मेरा वर्क तब तक नहीं यूटिलाइज करेंगे जब तक आप मॉडिफाई करने के बाद उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराते हैं. अगर आपने पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया तो मैं ये कंसिडर करूंगी कि आपने लाइसेंसिंग राइट्स वायलेट किए हैं, तो मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट जा सकती हूँ क्योंकि मेरा आपने कंडीशन वायलेट किया है. थर्ड कंडीशन CC-BY and C. BY का मतलब आपको पता है एट्रीब्यूशन, आप क्रिएटर का नाम नहीं हटा सकते हैं. And C is only non-commercial use of my work is permitted. The thing is that आप मेरा वर्क ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बिल्डअप कर सकते हैं. आप बिल्डअप करने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आप नहीं कर सकते. आप उसके लिए पैसा नहीं कमा सकते हैं. आप वो नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं, कोई चैरिटी पर्पस, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल पर्पसेस. आप ये नॉन कमर्शियल यूज के लिए आप
आप मॉडिफाई करके नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज अगर आप करेंगे ये लाइसेंस को वायलेट करेगा। सो दिस इज द थर्ड क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। सो आप जब भी ई रिसोर्सेज कंटेंट लेते हैं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द लाइसेंसिंग कंडीशन, और आपको पता, यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। अगर नॉन कमर्शियल है, आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज कर दिया, यूट्यूब में यूज कर दिया जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तुरंत आपने इस लाइसेंस को वायलेट कर दिया। लेकिन आप क्लासरूम में यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कहीं रिसोर्स पर्सन होके जा रहे हैं, आपने मटेरियल यूज किया, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तब आप ये लाइसेंस वायलेट नहीं कर रहे हैं। The fourth one is CC BY and CSA type of license. इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिएटर है वर्क का उनको एट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, राइट ऑफ पैटर्निटी इंटैक्ट रहेगी। एनसी आप मॉडिफाइड वर्क को बस नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। आप वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप मॉडिफाई करेंगे, मैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखूंगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करके वो नहीं कर सकते हैं, और आपको मॉडिफाई करने के बाद आप वो वर्क फ्रीली लोगों को अवेलेबल कराएंगे। सो दिस इज माई लाइसेंस कंडीशन, मैंने लिख दिया है इसमें। This license allows reusers, suppose you are a reuser, to distribute the work, remix the work, adapt the work, build upon the medium for non-commercial purpose, NC only, and only as long as attribution is given to the creditors, because BY hai. If you remix, adapt or build upon the material, you must license the modified material under identical terms. मैंने जो टर्म्स रखा है फ्री यूज, वो टर्म्स आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। आप मॉडिफाई करके अपने प्रॉफिट के लिए आप नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज माय लाइसेंस कंडीशन। द फिफ्थ वन इज CC BY ND। सो ये बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें जो क्रिएटर है इसको एट्रीब्यूशन राइट देना पड़ेगा। ND आप इसको मॉडिफाई या अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको फर्दर डेवलप करके आप इसको नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच माई वर्क, सो यू कैन नॉट टच माई वर्क, बियॉन्ड दैट यू कैन कॉपी इट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। सो दिस इज द BY ND लाइसेंस। The last one is CC BY NC ND license. So इसमें ये कंडीशन है कि आपको क्रेडिट, जो जिसने क्रिएटर को क्रेडिट देना पड़ेगा, आप सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं। थर्डली, इसका आप कोई डिराइवेटिव या एडाप्टेशन नहीं कर सकते हैं, और मेरा वर्क सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज के लिए यूटिलाइज होगा। आप आपके यूट्यूब में रेवेन्यू जनरेशन के लिए मेरा वर्क यूज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द 6th type of license. I can even share all of this with you, or if even publicly available on any Google search also, you can check it out, or if you want I can even share this PPT with you. The last one is the question, the vital question. आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सपोज मुझे ये लाइसेंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं अपने वर्क में इसको यूटिलाइज कैसे करूंगी? मुझे ये क्रिएटिव लाइसेंस नंबर 1 पसंद है, जिसमें बस मुझे एट्रीब्यूशन चाहिए और बाकी राइट्स मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं लोगों को ये बताऊंगी कैसे कि मैंने ये लाइसेंस लिया है। इट्स वेरी सिंपल। आपको बस अपने आप जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसमें आपको बस एक डिस्क्लेमर देना है कि मैंने ये अपना लाइसेंस CC BY 4.0 लाइसेंस, 4.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। सो मैंने क्रिएटिव कॉमन्स का CC BY टाइप चूज किया है। I will give you other examples also कि इसको I will show you practically ऐसे लाइसेंस कैसे यूज होते हैं, then probably you will get an idea. Can you see the screen, everyone? Yes. So ये है, this is a very famous journal in India known as Journal of Intellectual Property Rights. I think I'll just, for your sake, I'll just do the screen side. So you can see this is Journal of Intellectual Property Rights. It's a very it's a leading journal in India. तो इन्होंने Creative Commons के लाइसेंसिंग ली रखी है। तो ये बताते हैं कि हमारे जितने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं हमारे जर्नल्स में, सारे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के मीडियम से होता है, और हमारा जो लाइसेंस है बस ये एट्रीब्यूशन वाला लाइसेंस है, नॉन कमर्शियल है, नो डेराइवेटिव वर्क। हमारे वर्क को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये 2.5 इंडिया वाले टर्म्स एंड कंडीशंस है। नथिंग लाइक दिस, यू जस्ट गो टू देयर पेज, आप क्लिक करेंगे, ये जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लाइसेंस कंडीशंस दिख जाएगा। बस आपको ये सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए, इस लाइसेंस का कंडीशन ये है कि आप एट्रीब्यूशन करेंगे
क्रिएटर को एक्नॉलेज करेंगे, नॉन कमर्शियल यूज करेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे, और नो डेरिवेटिव वर्क, आप इस वर्क को मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप इस वर्क को अडॉप्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज द ओनली 3 कंडीशंस दैट दे आर इम्पोजिंग, व्हिच इज JIPR ने आपका ये वाला लाइसेंस नंबर 6 लिया है. सो दे हैव टेकन लाइसेंस नंबर 6 BYNC-ND. अगेन एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, नॉन डेरिवेटिव वर्क. अब YouTube वीडियोस में भी आपको पता चलेगा, देयर आर लॉट ऑफ YouTube वीडियोस जो आप यूज कर सकते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू नो वेयर टू फाइंड इट, वेयर टू फाइंड द YouTube वीडियोस. Suppose, can you see my screen? YouTube, this is YouTube. I want to write copyright lectures, और मुझे copyright lectures अपनी क्लास के लिए चाहिए. तो ये फिल्टर है, आप फिल्टर में जाएंगे, आपको इसमें क्रिएटिव कॉमन्स दिख जाएगा. Can you see it, everybody? आप बस क्रिएटिव कॉमन्स में जब क्लिक करेंगे, सारे जो वीडियोस YouTube में क्रिएटिव कॉमन्स में आते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. सपोज मैंने ये फर्स्ट वाला खोला और इसके लाइसेंस कंडीशंस मुझे पता करने हैं. मैं बस नीचे जाऊंगी और उन्होंने बोला है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड. तो इनका ये है कि बस आपको इनको एट्रीब्यूशन देना है, इनका बस राइट टू पैटर्निटी है, बाकी इनको प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसका रीयूज करें, इसको मॉडिफाई करें, लेकिन उन्होंने मॉडिफिकेशन के कुछ कंडीशंस रखे हैं जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनके कंडीशंस आपको दिख जाएंगे. तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको कौन से प्लेटफॉर्म में मॉडिफिकेशंस को यूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस तरह से आप भी आपकी कोई भी कॉपीराइट कंटेंट को लेके ऐसा ही एक लाइन आप डाल सकते हैं. दिस माई वर्क इज लाइसेंस अंडर दिस, और ये हाइपरलिंक आप दे दीजिए. जब यूजर क्लिक करेगा उसको एंटायर लाइसेंसिंग कंडीशन पता चल जाएगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट पुट वन सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ ए सेंटेंस, CC-BY, या फिर आपको जो भी चाहिए, जो भी लाइसेंसिंग चाहिए, उसको आप ऐसे नोटिफाई कर दीजिए. जस्ट राइट दिस, this work is licensed under this particular license condition. That's it, nothing more than that. It's not complicated at all. The other thing is, so ये YouTube में आपको दिख गया कैसे क्रिएटिव कॉमन्स का आप फ्रीली यूज कर सकते हैं. इमेजेस, कभी कभी आप PPTs बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, आपको कैसे पता चलेगा कि गूगल सर्च में कौन सा आप फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं. इफ यू कैन एक्चुअली सी दिस, तो मैंने ये सर्च किया था टस्कनी इमेजेस. तो मैंने जब गूगल में सर्च किया टस्कनी इमेजेस, में इमेजेस में गई. इमेजेस में जाने के बाद मैंने टूल्स में एडवांस सर्च किया. जब मैंने एडवांस सर्च किया तो ये एक बटन आया आफ्टर कलर. सो इसमें ये 5 कंडीशंस है. लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, लेबल फॉर रीयूज, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज मॉडिफिकेशन, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज. तो आप जैसे कि आपको मॉडिफाई करना है, इसको यूटिलाइज करके इसको बेटर करना है इस पिक्चर को, या फिर सिर्फ आपको नॉन कमर्शियल रीयूज के लिए चाहिए, आपको बस क्लासरूम में PPT के लिए चाहिए, आप इनमें से इन सारे पिक्चर्स में से चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे फ्री पिक्चर्स हैं. they have given away their copyright under the Creative Commons license. So इस तरह से आप यूटिलाइज कर पाएंगे the Creative Commons platform. So this is very interesting and it's very simple also. जिसमें आपको Creative Commons license नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये है कि ऑथर और क्रिएटर ने कॉपीराइट लेके रखा है. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर कॉपीराइट्स. जब ऑथर को अपना कॉपीराइट के कुछ राइट्स मतलब एक्सरसाइज नहीं करने हैं, वो पब्लिक के लिए छोड़ देते हैं, वो आपको क्लियरली बता देंगे कि मेरा ये वर्क क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में आता है. देयर इज नो मच ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हियर. जहां पे आपको ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस नहीं दिखेगा, इट मींस द ऑथर्स और द क्रिएटर्स हैव रिटेन्ड देयर स्ट्रिक्ट कॉपीराइट. जहां पे ये लाइसेंस दिख गया आपको पता चल गया कि ऑथर या क्रिएटर अपने राइट्स दे आर गिविंग इट अवे, वो दे रहे हैं पब्लिक को. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. Now coming to the last part, it's a little legal, but I thought that I will share because I am from the legal background, I'm from the law background. तो legal validity, क्योंकि हमें जैसे लॉ में हम ये समझते हैं कि अगर लॉ का प्रोविजन ये बोल रहा है, उसको एनफोर्स करने के लिए अगर वो लॉ के प्रोविजंस में नहीं आ रहा है, उसको हम कैसे एनफोर्स करेंगे. लॉ के प्रोविजंस के अंदर ही जो एक्ट्स आएंगे उसको हम लीगली एनफोर्स करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स हमारे कॉपीराइट के अंदर नहीं है. क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स क्या
बोलता है? क्रिएटिव कॉमन्स बोलता है सम राइट्स रिजर्व्ड। कॉपीराइट क्या बोलता है? कॉपीराइट बोलता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड। सो देयर इज समवेयर अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स। तो द क्वेश्चन कम्स कि ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस जो है ये लीगली वैलिड है कि नहीं, या ये लीगली वैलिड है कि नहीं, और लीगली वैलिड है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारे कॉपीराइट लॉ में इसका मेंशन नहीं है। हम कॉमन लॉ फॉलो करते हैं, वी आर ए कॉमन लॉ सिस्टम। अगर हमारे लॉज में कोई चीज इलेबोरेटली डिस्कस नहीं है, हम अपने कोर्ट्स की तरफ देखते हैं। वी लुक इनटू आवर सुप्रीम कोर्ट, वी लुक टुवर्ड्स आवर हाई कोर्ट्स कि हमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बताए कि ये एक्ट परमिसिबल है कि नहीं, परमिसिबल होगा कि नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इन इंडिया we do not have any cases ever decided on Creative Commons license. अभी तक इंडिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। People have accepted Creative Commons licenses और कोई ऐसी केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास या फिर अदर कोर्ट्स के पास नहीं आई है। So we do not know the legal position yet. But we have American cases. We have a lot of American cases जिसमें Creative Commons license को माना गया है। They have given legal recognition to Creative Commons license, and this we look as a positive thing. Why we look at a positive thing? क्योंकि अमेरिका भी एक कॉमन लॉ सिस्टम है, इंडिया भी एक कॉमन लॉ सिस्टम है। सो जनरली इन मोस्ट ऑफ आवर केसेस वी ऑलवेज, कोर्ट्स क्या करती है कि दे लुक इनटू व्हाट द अदर कॉमन लॉ कंट्रीज आर डूइंग। तो उनको अगर दिख गया कि अमेरिका में इसको लीगल वैलिडिटी दी गई है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इंडिया में भी इसको लीगल वैलिडिटी दी जाएगी। और जहां तक कि मैं कॉपीराइट जानती हूँ, आई डोंट सी एनी रीजंस व्हाई द कोर्ट विल नॉट गिव लीगल वैलिडिटी टू द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। सो देयर वाज अ केस जैकबसन वर्सेस कैंसर। सो जैकबसन ने क्रिएटिव कॉमन्स ओपन सोर्स पब्लिक लाइसेंस ले रखा था। तो उनका ये कंडीशन था कि आप मेरे वर्क को कॉपी कर सकते हैं, बस आपको मेरा कि मैं क्रिएटर हूँ उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूशन राइट्स उन्होंने लिया था, CCBY। लेकिन the other party जिन्होंने राइट वायलेट किया, Katzer, what Katzer did was they utilized the work but they did not attribute the work of Jacobson. तो Jacobson filed this case in the American Federal Circuit Court. तो उन्होंने circuit court in America is equivalent to the high courts in India. तो उन्होंने केस फाइल किया और कोर्ट ने, जो सर्किट कोर्ट है which is equivalent to the high courts in India, अमेरिका में उन्होंने बोला कि ये जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है, ओपन सोर्स लाइसेंस है, दे आर एनफोर्सिएबल, ये लीगली वैलिड है, दे आर लाइक कॉपीराइट कंडीशंस। सो कॉपीराइट में बहुत सारी कंडीशंस हैं, बस क्रिएटर्स ऑफ द कॉपीराइट अंडर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस ये बस कुछ राइट्स छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे राइट्स रिटेन भी करके रखते हैं। अगर उन्होंने अपना ये एट्रीब्यूशन राइट रिटेन करके रखा है और आपने इसको वायलेट किया है, इट मींस यू आर वायलेटिंग द कॉपीराइट लॉ। And the decision went against Katzer and went in favor of Jacobson. So this is one of the cases jahan ki Creative Commons. And the second one is Artifacts versus Handcom, another case. तो Artifacts ने एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया था घोस्टस्क्रिप्ट। तो इन्होंने घोस्टस्क्रिप्ट को फ्रीली अवेलेबल किया था मार्केट में। एंड लेकिन जो हैंडकम था, इट वाज अ साउथ कोरियन सॉफ्टवेयर कंपनी, उन्होंने ये फ्री सॉफ्टवेयर यूटिलाइज किया और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और इसको मार्केट में दिया विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स कोड। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो लाइसेंस आर्टिफैक्ट्स ने दिया था, उनका कंडीशन ये था कि आप इसको मॉडिफाई करके फ्रीली मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। हैंडकॉम ने इनका सोर्स कोड तो ले लिया और उस पर मॉडिफाई किया, लेकिन इस मॉडिफाइड वर्जन उन्होंने फ्रीली अवेलेबल नहीं किया मार्केट में, उन्होंने मॉडिफाइड वर्जन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया। तो आर्टिफैक्ट्स ने हैंडकॉम के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि आपने हमारे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंस को वायलेट किया है। तो अमेरिका की कोर्ट ने फिर उनको बोला कि यस, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म, आप जब भी ये प्रोडक्ट लेते हैं, इट्स इम्प्लाइड, ये माना गया है कि आपने उनके कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को माना है, तभी आप उनका सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे हैं। और क्योंकि आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को माना है, यू हैव टू सी दैट यू फॉलो दोज कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, एंड हेंस वी फील दैट आपने ये क्रिएटिव कॉमन के कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को वायलेट किया है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव इन्फ्रिंज्ड देयर राइट्स। सो दीज आर द केसेस इन अमेरिका which have given legal validity to Creative Commons and open softwares, and we feel that in India also, because of these positive decisions in America, we also feel that in India also in the coming times they will give validity to the Creative Commons license. It is always better for the public interest, and of course for academicians like us, without
platforms like Creative Commons, copyleft, it will be very difficult for us to carry on our classroom functions, to carry on our instruction activities at our classrooms. With this, I complete my presentation. Thank you so much for this opportunity. Thank you very much, ma'am. We are highly obliged and thank you for simplifying the complex legal attributes of the copyrights and licensing in easy to understand mode of transaction and communication with respect to academics. Thank you very much, ma'am, for your worthy lecture. Thank you, ma'am.